हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2019 के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कि आप लोगों का भी अच्छा तैयारी नहीं हुआ हो तो आप क्या कीजिएगा, जो पुराने पेपर्स हैं पुराने पेपर्स को अच्छे से लगा लीजिए। पुराने पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। और क्योंकि एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें प्रीवियस ईयर्स जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर से ही रिपीट होते हैं, तो आप प्रीवियस पुराने पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। अभी पेपर तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारे एथिक्स के ग्रुप से जुड़े हैं, अगर आपने हमारे एथिक्स का नोट्स लिया है तो वहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। और नेक्स्ट जो मेंस रहेगा उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप से। ये हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका नाम क्या था? इनका नाम दीना था। इनका जन्म 25 सितंबर को आपको पता है दीनदयाल उपाध्याय जी के वर्ध उपलक्ष्य में कितनी सारी योजनाएं, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल अस्पताल योजना, बहुत सारी योजनाएं इन्हीं के नाम पे चल रही हैं। तो 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था और 1968 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाएं याद रख लीजिए। इनकी रचनाएं हैं एक तो दीनदयाल उपाध्याय की 2 योजनाएं, इसको ऐसे ट्रिक करके याद कर लीजिएगा। 2 योजनाएं कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 2 योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, तो 2 योजनाएं इनकी रचना है। एक है विश्वासघात, दूसरी इनकी रचना कौन सी है? विश्वासघात है। और 2 योजना विश्वासघात मेनली रचना है, तो उनको याद रखिए। उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय जनसंघ के मंत्री रहे, महामंत्री रहे और अध्यक्ष रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये अखिल भारतीय जनसंघ के मंत्री भी रहे हैं, महामंत्री भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे। इनका मेन जो सिद्धांत है और जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि इन्होंने एकात्म मानव दर्शन का। एकात्म मानव दर्शन मतलब क्या होता है कि एक ही आत्मा में सब एक ही से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले व्यक्ति होता है, व्यक्ति से समाज व्यक्ति से समूह बनता है, उससे समाज बनता है, समाज से फिर देश बनता है, देश से विश्व बनता है, विश्व से ब्रह्मांड बन जाता है। तो इस तरह से एकात्म, और सब अपने अपने काम में ही लगे हुए हैं और सब एक ही व्यक्ति के द्वारा ही पूरा जो ब्रह्मांड होता है एक ही आगे जुड़ते जाते हैं और एक ब्रह्मांड का स्वरूप बन जाता है। तो इन्होंने विश्व के एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत किया, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक चिंतन है। भारतीय संस्कृति में धर्म को आधारभूत पुरुषार्थ माना है। इन्होंने धर्म को क्या माना है? पुरुषार्थ माना है। मतलब मेनली इन्होंने पुरुषार्थ की व्याख्या की है। और आपको जब भी आप इनके बारे में लिखो तो ये पुरुषार्थ, एकात्म मानव दर्शन, इसके बारे में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धर्म के आधार पर आर्थिक नवनिर्माण के लिए ढांचे की आवश्यकता है। उपभोगवाद, स्पर्धावाद, वर्ग संघर्ष, इन सब का आधार अनियंत्रित उपभोग है। इन ज़रूरत से ज़्यादा अनियंत्रित तरीके से आप अगर काम कर रहे हैं तो ये इन कारण ही यही सब है। उपाध्याय जी भारी उद्योगों का विरोध करते हुए भी स्वस्थ औद्योगिकरण के विकास के समर्थक थे। मतलब बड़े बड़े उद्योगों का विरोध करते थे लेकिन स्वस्थ औद्योगिकरण के ये समर्थक थे। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम और जनपद होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी ने भी यही बोला था कि ग्राम अर्थव्यवस्था का आधार ग्राम और जनपद होना चाहिए, और इन्होंने भी यही बोला है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि क्या नाम था, क्या योजनाएं थी, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया। धर्म के लिए उनको पुरुषार्थ को मेन माना, वर्ग संघर्ष, इन सब का नियंत्रित उपभोग बताया, भारी उद्योगों के विरुद्ध होते हुए स्वस्थ औद्योगिकरण के विकास के समर्थक थे। अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम और जनपद होना चाहिए। अब हम देखते हैं उपाध्याय जी की द्वि संस्कृतिवाद। द्वि संस्कृतिवाद उपाध्याय जी के अनुसार क्या है? तो द्वि संस्कृति इनकी 2 तरह की हैं। द्वि संस्कृतिवाद, एक होता है स्पष्ट और एक होता है प्रच्छन्न। फ्रेंड्स, ये मेरे एथिक्स के नोट्स में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी आप नहीं दे रहे, ये आपका जो नेक्स्ट 2020 का मेंस होगा उसमें आपके लोकतांत्रिक विचारक है सेकेंड पेपर में, उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का टॉपिक है, तो वहाँ पर आपको ये लोकतांत्रिक विचारक वाले नोट्स में मिल जाएंगे। तो उपाध्याय जी के अनुसार जो द्विसंस्कृतिवाद था वो 2 प्रकार का था, एक था स्पष्ट और एक था प्रच्छन्न।
क्या होता है कि इनके अनुसार भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि भारत में दो संस्कृति एक साथ पनप रही हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं और दोनों एक साथ है। और एक इन चीज़ों को नहीं मानता, वो मानता है कि हम ही हैं सब कुछ, दूसरी कोई संस्कृति नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने दो संस्कृति की बारे में बताया। तो एक होता है स्पष्ट और एक प्रच्छन्न। एक वर्ग भारत में स्पष्टतः दो संस्कृति का अस्तित्व मानता है तथा उनको बनाए रखने का प्रयास भी करता है। मुस्लिम लीग इसी मत से है, वो मानती है कि हिंदू भी है और मुसलमान भी है, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति को मानते हैं। प्रच्छन्न द्विसंस्कृति वे लोग हैं जो दो संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं मानते, वे मूल रूप से एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र का लाभ लगाते रहते हैं कि हमारी एक ही संस्कृति, हमारा एक ही राष्ट्र है, लेकिन यह व्यवहार में दो संस्कृतियों को मानकर उनका समन्वय करने का असफल प्रयत्न करते हैं। लेकिन उनका मानना है, उनका कहना था कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे देश की केवल एक ही संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति नहीं है, तो वो उसको मानते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है कि दो संस्कृति है। तो इस प्रकार से उन्होंने द्विसंस्कृति बात को प्रतिपादित किया। एक उपाध्याय जी ने बोला बहुसंस्कृतिवाद क्या होती है। तो बहुसंस्कृतिवाद वे लोग होते हैं जो प्रत्येक प्रांत की एक निजी संस्कृति होते हैं। जैसे हर राज्य की अलग अलग संस्कृति है, बंगाल में चले जाओ तो अलग संस्कृति है, हमारे मध्य प्रदेश में आ जाओ तो अलग संस्कृति, उत्तर प्रदेश में अलग संस्कृति है। तो इस प्रकार से हर प्रांत की अलग अलग संस्कृति है उपाध्याय जी के अनुसार। साम्यवादी एवं भाषानुसार प्रांतवादी लोग इस वर्ग में आते हैं। साम्यवादी और भाषानुसार प्रांतवादी लोग मतलब साम्य रहते हैं, सबको समान मानते हैं, भाषावादी लोग इसमें आते हैं। वे भारत के सभी प्रांतों में भारतीय संस्कृति की अखंड धारा का दर्शन नहीं कर पाते। जो ये जो लोग रहते हैं जो अलग अलग प्रांत में अलग अलग वो लोग एक संस्कृति मानते ही नहीं है, वो सब यही ना राष्ट्रीय संस्कृति मानते, उनका ये रहता है कि हर प्रांत की अपनी अपनी संस्कृति। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद का प्रतिपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका। एकात्म मानव दर्शन क्या होता है? मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का दर्शन। एकात्म मानव दर्शन क्या है? मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का दर्शन, जिसमें मानव जीवन का प्रकृति के साथ संबंध दर्शाया गया है। यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो मनुष्य का विचार केवल आर्थिक मानव एकांकी दृष्टिकोण से न करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं का तथा मानव के समृद्ध सुखी जीवन को दर्शाता है। जो एकात्म मानव दर्शन है वो केवल आर्थिक मानव के दृष्टिकोण को नहीं बताता है, बल्कि समस्त जो व्यक्ति है उसका जीवन सुखी कैसे हो सकता है वो दिशा बताता है। एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। इसके द्वारा हम भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन करते हैं, कैसे भारतीय संस्कृति पनपी है। ये जो शरीर मन बुद्धि और आत्मा से युक्त धर्म अर्थ काम और चतुर्विध पुरुषार्थों की भी साधना करने वाले दर्शन का केंद्र बिंदु है। जो शरीर मन, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि और ये आत्मा, इस प्रकार से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है कि जो शरीर मन बुद्धि और आत्मा से युक्त धर्म अर्थ काम और चतुर्विध पुरुषार्थों की भी साधना करने वाले दर्शन का केंद्र बिंदु है। अब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की उपयोगिता हमें बताना है। तो प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक विचारक पंडित थे दीनदयाल उपाध्याय जी। सभी वर्गों को इन्होंने मानवीय आधार पर समानता दी, मतलब सभी वर्गों को ये समानता देते थे। राष्ट्र की एकता को इन्होंने बढ़ावा देने में योगदान दिया। एकात्म अंत्योदय की अवधारणा, अंत्योदय मतलब होता है समाज के जो अंत में है उनका भी उदय करना। अंत्योदय के लिए उन्होंने लोकतंत्र को आवश्यक माना। लोकतंत्र राजनीति में अंतिम व्यक्ति की सहभागिता का आश्वासन देता है। भारतीय संस्कृति का एकात्मक स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया। स्वराज तभी साकार होगा और सार्थक होगा जब वह अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन सकेगा। अतः राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टियों से आवश्यक हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों का प्रचार करें। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद संबंधी विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन आदर्श पुरुषों में थे जिन्होंने शुक्र बृहस्पति और चाणक्य की तरह आधुनिक राजनीति की सूची और सिद्धता के धरातल पर खड़े होने की प्रेरणा दी। वे जन्म से ही नहीं कर्म से भी महान थे। उनकी इस महानता को उनकी मृत्यु के बाद समर्थकों और विरोधियों दोनों ने स्वीकार किया। प्रजा समाजवादी नेता श्री साधनाथ ने उन्हें गांधी तिलक और सुभाष चंद्र बोस के बीच के करीब बनाया। साम्यवादी नेता श्री हिरेन मुखर्जी ने उन्हें अजातशत्रु की संज्ञा दी और आचार्य कृपलानी ने उन्हें देवी संपदा कहा।
श्री उपाध्याय जी की जो उनकी युवावस्था में ही बहुत प्रगल्भ बुद्धि थी। व्यक्ति और समाज, स्वधर्म, परंपरा तथा संस्कृति आदि गूढ़ विषयों के उन्होंने रचना की। अतः इन विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया, चिंतन और मनन किया। परिणाम स्वरूप वे उस प्राचीन मनीषा के आधुनिक व्याख्याकार के रूप में उभरे, जिसने भारतीय समाज को एक नया रूप दिया। एकात्म मानववाद सर्वप्रथम 1964 में जनसंघ के ग्वालियर अधिवेशन में प्रस्तुत हुई। उनके अनुसार क्या था कि ये सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति मिलके क्या बनाता है, परिवार बनाता है, परिवार मिलके राष्ट्र बनाता है, राष्ट्र मिलके समाज बनाता है, और समाज मिलकर राष्ट्र बनाता है, राष्ट्र मिलकर विश्व बनाता है, और विश्व मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। ये उनका दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद सिद्धांत था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी मेंस दे रहे हैं तो अभी आपको प्री भी देना पड़ेगा। आप प्री के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको एक एक टेस्ट नहीं देना है, 100 टेस्ट हैं, 10,000 प्रश्न हैं, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट कवर किए गए हैं, तो उसे आप एक साथ भी मंगा सकते हैं। और आप अलग अलग भी मतलब आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं और एक साथ अपने घर में मंगाकर जो आपके पास लास्ट के 10-11 दिन बचेंगे उनमें आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों का उल्लेख करो तो दीनदयाल जी के व्यक्तित्व जो था वो बहुआयामी था। मतलब चारों तरह से सोचते थे वो। वे सामान्य व्यक्ति थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, एक कुशल संगठक थे, प्रभावी नेता थे। उनको दीनदयाल जी को हम ये 4 भागों में बांट सकते हैं: समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक विज्ञानी, दार्शनिक। दीनदयाल ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय के जो विचार प्रस्तुत किए उसके इस प्रकार से हैं। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र के विधायक तत्व दिए। उन्होंने कहा राष्ट्र के लिए 4 बातों की आवश्यकता होती है: प्रथम भूमि और जन जिन्हें देश कहते हैं, दूसरी इच्छा शक्ति, तीसरी नियम और चौथा जीवन आदर्श। पहला जो विचार था उनके राष्ट्र के विधायक तत्व, राष्ट्र के लिए 4 बातों की आवश्यकता होती है: प्रथम भूमि और जन, दूसरी सबकी इच्छा शक्ति, तीसरा नियम और चौथा जीवन आदर्श। दूसरा बोलते हैं राष्ट्र की आत्मचिति। राष्ट्र की भी एक की आत्मचिति होती है, उसका एक शास्त्रीय नाम होता है। सिद्धांत और नीति में से चिति कहा गया है। चिति जो मूलतः होती है, चिति वह मापदंड होता है जिससे हर व्यक्ति को मान अथवा अमान्य किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था? पहला लिखा राष्ट्र के विधायक तक, दूसरा राष्ट्र की आत्मचिति, तीसरा है राष्ट्र और राज्य का अंतर। राष्ट्र एक स्थायी सत्य है। राष्ट्र की आवश्यकता अकेले पूरी नहीं हो सकती, इसलिए राज्य की आवश्यकता होती है। राष्ट्र के लोगों में भूमि के प्रति अविचल श्रद्धा होना आवश्यक है। अखंड भारत, अटक से कटक, कच्छ से कामरूप तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भूमि के कण कण को पुण्य और पवित्र ही नहीं बल्कि आत्मीय बनाने का खंड ही भारत से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने राष्ट्र और राज्य संबंधी सिद्धांत दिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह और प्रबोधक संप्रेषण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको कराऊंगी, तो आप जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।